हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी। साइंस की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स की पिछली क्लास हमारी थी सरल आवर्त गति पर अर्थात पेंडुलम पर, जो हमारा पार्ट 1 था। और आज का हमारा वीडियो है पार्ट 2 का। ठीक है, पिछली क्लास में हमने समझा था पेंडुलम को और पेंडुलम की गतियों को, कि पेंडुलम में किस प्रकार की गति होती है, या उसकी कुछ शर्तों को देखा था कि किस प्रकार की उसमें विशेषताएं होती हैं, जिसमें हमने पेंडुलम की परिभाषा, उसकी गति, उसके कुछ परिभाषाओं के बारे में और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने समझा था। जिसमें हमने देखा था कि उसके मिड पॉइंट पर, पेंडुलम के मिड पॉइंट पर वेग मैक्सिमम होता है। जैसे हमने ये देखा था कि पेंडुलम के इस मिड पॉइंट पर वेग मैक्सिमम होता है, और जिसके साथ ही वेग जब मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, वही हमने देखा था कि इसके जो टर्मिनल पॉइंट है, जैसे यहाँ पर जो टर्मिनल पॉइंट है, इसकी कुछ विशेषताओं को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी जो है वो मिनिमम रहेगी, जिसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वह भी मिनिमम रहेगी, और इन दोनों के साथ ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वह मैक्सिमम रहेगी। तो इस प्रकार की कुछ शर्तों को हमने और कुछ विशेषताओं को हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज का हमारा वीडियो है पेंडुलम पार्ट 2 पर, और पेंडुलम पार्ट 1 को जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो पेंडुलम की जो पार्ट 1 था उसमें हमने छोड़ा था इस क्लास को आवृत्ति पर, और आवृत्ति की परिभाषा को हमने देखा था। तो आइए शुरू करते हैं आवृत्ति के साथ। आवृत्ति क्या होती है? तो पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि CPS अर्थात साइकिल पर सेकंड को आवृत्ति कहा गया है। ठीक है, C से यहाँ पर साइकिल है, P से पर और S से सेकंड। साइकिल पर सेकंड को ही आवृत्ति कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद होता है चक्कर प्रति सेकंड। तो चक्कर प्रति सेकंड को भी आवृत्ति कहते हैं। कुल मिलाकर इससे अगर सामान्य परिभाषा में समझा जाए तो इसे कहते हैं कि किसी वस्तु का या किसी पिंड का एक सेकेंड में वह जितने चक्कर लगाएगा उसी को हम कहेंगे उसकी आवृत्ति। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड, और इसी को हम कहते हैं हर्ट्ज, जिसे HZ से हम शो करते हैं। ठीक है, इसे हम हर्ट्ज कहते हैं। और अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आवर्तकाल के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सवाल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सवाल है, और सवाल कहता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पेंडुलम का आवर्तकाल 10 सेकंड है। ये 10 सेकंड को हम थोड़ा सा कम ले लेते, ये मान लेते हैं कि 0.25 सेकंड है। किसी पेंडुलम का जो टी है अर्थात आवर्तकाल है वो 0.2 सेकंड है। तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, जहाँ पर 1 तो वैसा वैसे रहेगा, और टाइम पीरियड की जगह हम क्या लिख देंगे? 0.2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हो जाएगा, 2 से 10 को काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेंडुलम में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो टाइम पीरियड के एकदम रेसिप्रोकल चलती है, अर्थात उसके विलोम अनुपात में चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जिसके इसका कुछ एक और सवाल लें, जिसमें हम लो लें कि किसी पेंडुलम का आवर्तकाल 2.5 सेकेंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब 1 अपॉन टाइम पीरियड में अगर इसकी हम वैल्यू पुट करें तो फ्रीक्वेंसी अर्थात 1 अपॉन 2.5 हो जाएगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि 2.5 जो आवर्तकाल है वो कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वह कम देखने को मिली। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है चक्कर प्रति सेकेंड, या एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगर इसके कुछ रिलेशन को देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि जब किसी पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वहीं उसका आवर्तकाल अगर कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। कैसे? तो अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, और अगर इसके रेसिप्रोकल में है तो जब भी टाइम पीरियड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कम होने लगती है, और जब टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन को देखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के कुछ सवालों को, वहीं साथ में हम आगे देखेंगे इसकी कुछ और शर्तों को, जिसमें हम आवर्तकाल का संबंध लंबाई, टेम्परेचर और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के अनुसार हम देख सकते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल, और सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 √L/G। ठीक है, जहां पर T तो बराबर हमारा दिखा रहा है आवर्तकाल को, L दिखा रहा है लोलक की लंबाई को, लोलक की लंबाई जो रस्सी की लंबाई है उसकी बात कर रहा है, और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कभी भी एग्जामिनर इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो सवाल रहते हैं वो कभी नहीं देगा। ठीक है, आपको बस इसकी कुछ जो शर्तें हैं उसके हिसाब से, या इनके जो कोरिलेशन है उसके हिसाब से, या उसको बेस बना के सवाल को पूछ सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई लोलक है, ये कोई लोलक है और ये रस्सी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और इसी रस्सी की जो लंबाई है उसको हमने L से डिनोट किया है। ठीक, अगर T को हम L के साथ संबंध देखें तो T का संबंध L के साथ सीधा है और T का संबंध G के साथ उल्टा है। तो इससे हम दो प्रकार के फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, जैसे समझने के हिसाब से बना सकते हैं, वैसे होता नहीं है ऐसा। तो T प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा L, और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/G हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर T का संबंध जो है वह L के साथ सीधा है, वहीं यहाँ पर T का संबंध G के साथ देखा जाए तो उल्टा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, और अगर लंबाई घटेगी तो यही आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, G की वैल्यू, जब G की वैल्यू बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, T का वैल्यू कम हो जाएगा, और अगर G की वैल्यू कम हो गई तो T का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए उसको कुछ सिंपल शब्दों में लिखें कि सरल लोलक में रस्सी की लंबाई, सरल लोलक में रस्सी की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, और रस्सी की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल कम हो जाता है। ठीक है, वही अगर दूसरा संबंध हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का देखें तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात स्मॉल लेटर G की वैल्यू बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, और अगर यही G की वैल्यू कम हो जाती है तो आवर्तकाल भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम रस्सी के लोलक की आवर्तकाल की कुछ शर्तों को देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसका कुछ ऋतुओं के अनुसार या इसके टेम्परेचर के अनुसार आवर्तकाल पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास, जैसे हमें कहा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में लोलक की लंबाई पर या लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो अणु है वो अपने स्थान से दूर हटते हैं, अर्थात फैलते हैं। ठीक है, तो अगर रस्सी है तो रस्सी की लंबाई में वो कुछ ना कुछ पॉइंट में, भले पॉइंट में बढ़ोतरी होगी लेकिन बढ़ोतरी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर वस्तु का, पदार्थ का ज़्यादा रहता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो अणु हैं वो अपनी जगह से दूर हटने लगते हैं या फैलने लगते हैं, और जब फैलने लगते हैं तो जैसे ये अणु जो है अपने स्थान को जब छोड़ेंगे तो संबंधित वस्तु की लंबाई या उसके क्षेत्रफल को कुछ मात्रा में वह बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर बात रस्सी की जाए तो रस्सी भी कुछ इसी प्रकार का गुण दिखाएगी, और ग्रीष्म ऋतु में इस रस्सी के जो अणु हैं अपने स्थान से दूर हटेंगे और अपनी लंबाई को क्या कर लेंगी, वो बढ़ा लेगी। तो इस प्रकार रस्सी की लंबाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में रस्सी की लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले हमने देखा कि जब रस्सी की लंबाई बढ़ जाती है तो जो लोलक है उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है।
ठीक है, रस्सी का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है क्योंकि हमें संबंध पता है कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल होता है। अगर एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ जाएगा। वहीं अगर शीत ऋतु की बात की जाए, ठंड की बात की जाए, तो शीत ऋतु में जो अणु हैं वह पास पास आते हैं, अर्थात वस्तुएं या पदार्थ जो है वो अपने आप को सिकुड़ने का गुण रखता है शीत ऋतु में। तो इस प्रकार जब अणु पास पास आएंगे तो जो रस्सी की लंबाई है वह कम होने लग जाएगी, और जब रस्सी की लंबाई कम होगी तो शीत ऋतु में हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल भी कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक जिसे हमने पेंडुलम बोला है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल दो ऋतुओं में हम देखेंगे। अगर बात गर्म की जाए अर्थात ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में आवर्तकाल बढ़ जाता है। वहीं अगर बात की जाए शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में आवर्तकाल कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोलक की कुछ दो शर्तों को हम ऋतु के अनुसार तो देख सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जो शीत ऋतु है इसमें लोलक के रस्सी की लंबाई धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिससे लोलक का आवर्तकाल भी कम होने लग जाता है। वहीं अगर बात की जाए ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में लोलक की जो रस्सी की लंबाई है वो बढ़ने लगती है और इसीलिए उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। अब आगे है कि जैसे चंद्रमा पर अगर आपको सवाल पूछा जाए कि चंद्रमा पर किसी पेंडुलम का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि चंद्रमा पर पेंडुलम का आवर्तकाल, ठीक है। अब हमें पता है कि अर्थ की जो जी की वैल्यू है वो है 9.8। वहीं अगर हम बात करें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जैसे ऊपर जाएं तो चंद्रमा की जो जी की वैल्यू है उसकी वैल्यू है 9.8/6। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जी की वैल्यू पृथ्वी से चंद्रमा की कम है। ठीक है, जी की वैल्यू पृथ्वी से चंद्रमा की क्या है, कम है, और पृथ्वी की जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो चंद्रमा पर अगर पेंडुलम को ले जाया जाएगा तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कंडीशन हमें पता है। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू अंडर रूट L/G, जहाँ पर G का जो संबंध है वह T के साथ कैसा है, रेसिप्रोकल है, अर्थात उल्टा है। अब G की वैल्यू जहाँ पर ज़्यादा रहेगी वहाँ पर T की वैल्यू कम हो जाएगी, और T की वैल्यू जैसे G की वैल्यू कम हो जाएगी तो T की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर पेंडुलम का आवर्तकाल, ठीक है, तो चंद्रमा पर पेंडुलम का आवर्तकाल पर जी के साथ संबंध देखेंगे तो पृथ्वी पर जी का वैल्यू ज़्यादा है, वहीं अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर जी का वैल्यू कम है। ठीक है, अगर चंद्रमा पर जी का वैल्यू कम है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले से इसका रिलेशन देख सकते हैं कि चंद्रमा पर पेंडुलम का आवर्तकाल जी अगर कम है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी अगर कम हो गया इसकी वैल्यू तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चंद्रमा पर हम इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ संबंध को देखते हुए पेंडुलम का आवर्तकाल समझ सकते हैं। वहीं अगर आपको एक झूला झूलने की कंडीशन दी जाती है कि झूला झूलती हुई लड़की या लड़के, झूला झूलते हुए व्यक्ति के साइड में अगर कोई आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई व्यक्ति अगर आके बैठेगा तो उसका मास बढ़ेगा, अर्थात वजन बढ़ेगा। ठीक है, किसका, उस झूले का, और झूले का मास बढ़ता है तो पेंडुलम के आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला वाइज जाएँ तो T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। अब L/G अर्थात यहाँ पर कहीं से भी कहीं तक हमें मास का कोई रिलेशन या को रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये झूला है, ठीक है, ये झूला है और झूले पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब झूले पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके साथ ही जैसे मान लीजिए कि इस झूले का आवर्तकाल यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड लग रहा होगा, और कोई दूसरा व्यक्ति इस पर आकर बैठ जाए तो अब बताइए 3 सेकंड से ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि झूला झूलते हुए एक व्यक्ति के बैठे रहने से उसका आवर्तकाल पहले 3 सेकंड था, बाद में कोई और व्यक्ति आया तो आपको बताना है कि अब इसका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन है या ये आपका एक सवाल है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या वैसा का वैसे ही रहेगा, इसका जवाब हमें ये वाला फॉर्मूला दे देता है। ठीक है, जो कहता है T बराबर 2π√L/G। इसका मतलब है कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर आके बैठा होगा तो उसका मास बड़ा होगा, और मास के बढ़ने का तो कोई जो कंडीशन या शर्त है वो हमें इस फॉर्मूले में दिखाई नहीं देती है।
तो जब यहाँ पर मास बढ़ा या घटा तो उससे तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि झूला झूला जा रहा है, तो यहाँ पर जो झूला है वह किसकी तरह काम करेगा, एक लोलक की तरह काम करेगा। तो झूला झूलना एक लोलक की तरह काम को करेगा। तो यहाँ पर झूला जो जो है वो एक लोलक हो गया है, और लोलक की अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, मास बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि झूला झूलते हुए किसी व्यक्ति के साइड में कोई अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन की भाषा को थोड़ा सा बदल दिया जाए और क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि जैसे उसके साइड में तो कोई आके बैठ गया, ठीक है, ना बैठे तो भी ठीक है, लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने स्थान पर से खड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये झूला है, ये झूला है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और यह व्यक्ति अब खड़ा हो चुका है यहाँ पर कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर कोई झूला झूलता हुआ व्यक्ति अपने स्थान पर से खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे। तो हमें पता है कि रस्सी की लंबाई जब तक बढ़ेगी या नहीं घटेगी तब तक इसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो हमें ये समझना होगा कि इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ है। तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ था तब उसकी ओरिजिनल लंबाई जो भी थी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का सर यहाँ तक आया था बैठने पर, तो उसकी जो लंबाई थी वो यहाँ तक थी, लेकिन अब कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसकी लंबाई जो है वो यहाँ तक आ गई, अर्थात उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आ गई। पहले लंबाई यहाँ तक थी, अभी लंबाई यहाँ पर है, तो लंबाई में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, तो हमें पता चल रहा है कि इफेक्टिव लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि व्यक्ति खड़ा हो गया। और जब अगर व्यक्ति खड़ा हो गया और उसकी इफेक्टिव लेंथ कम हो गई, इफेक्टिव लेंथ कम हो गई, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है T इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, और अगर लंबाई कम हो गई तो यहाँ पर जो आवर्तकाल है वह भी क्या हो जाएगा, वह भी कम हो जाएगा, क्योंकि T के साथ L का संबंध सीधा है। लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ा, लंबाई घटी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। तो यहाँ पर एक शर्त के हिसाब से आपको सवाल को पूछ सकता है, जिसमें आपसे वो यह पूछ सकता है कि झूला झूलते हुए व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि झूला झूलता हुआ व्यक्ति जब अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी, और जब इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने देखा कि जी के साथ संबंध देखा, एल के साथ संबंध देखा, चंद्रमा के साथ संबंध देखा, रस्सी की लंबाई के साथ संबंध देखा, उसका ही ऋतु के साथ संबंध देखा कि ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर किसी पेंडुलम को पृथ्वी से ऊपर ले जाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यदि किसी पेंडुलम को पृथ्वी से आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, अभी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है कि ग्रेविटेशनल एक्सर्शन क्यों बढ़ रहा है या कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। तो उसको हम अगला चैप्टर जो हमारा वीडियो रहेगा उसे में स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अर्थ है, तो अर्थ की जो सतह है, सरफेस है, इस पर जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो घटेगा, इसके ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा। अभी उसको छोड़ दीजिएगा कि जी का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा पोल्स पर होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर हो रहा है, उसको हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे स्पेशल रूप से तब हम उसे देखेंगे। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि जो जी का वैल्यू है वह सरफेस पर मैक्सिमम होता है, अर्थात सतह पर मैक्सिमम होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊंचाई पर, सतह से दूरी पर ले जाया जाए तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होने लग जाती है। ठीक है, ये हम इसलिए अभी यहाँ पर समझा रहे हैं क्योंकि हमारी एक शर्त यह रहेगी कि पृथ्वी के सतह से ऊपर ले जाने पर किसी लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होने लगती है, इसलिए उस लोलक की लंबाई के साथ तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर उसके आवर्तकाल को देखा जाए तो आवर्तकाल बढ़ने लग जाएगा। क्यों बढ़ने लग जाएगा, ये फॉर्मूला देखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कहता है T बराबर
√L/g। ये 2 पाई का यहाँ पे कोई काम नहीं, इसलिए अभी हम इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि L/g है और g का संबंध t के साथ उल्टा है। ठीक है, अब पृथ्वी से ऊपर आप जाओगे, अब पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे तो g की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पर g का संबंध तो t के साथ उल्टा है। अब g की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो t है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान कम हो जाता है, एक्सीलरेशन का मान कम हो जाता है, इसलिए आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी शर्तों को देख लिया है। आइए इस फॉर्मूले को बेस बनाकर कुछ सवालों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपसे सवालों को पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी रस्सी की लंबाई को 6 गुना बढ़ाया जाए या 4 गुना बढ़ाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन ये है, किसी लोलक की रस्सी की लंबाई मान लीजिए 16 गुना की गई हो, तो उस लोलक का आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा, आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखना होगा, t बराबर 2 पाई √L/g। ठीक है, अब भी हमको ना तो g से मतलब है ना ही 2 पाई से मतलब है, हमें मतलब है केवल किससे, l से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल आया हुआ है वो सवाल किसके साथ दिखा रहा है, लंबाई के साथ दिखा रहा है। रस्सी की लंबाई को 16 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उस रस्सी की लंबाई पहले 1 मीटर थी, तब उसका आवर्तकाल माना हमने 2 सेकेंड था। ठीक है, अब उस रस्सी की जो लंबाई है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, उसकी लंबाई बढ़ाकर कर दिया गया है 16 मीटर। तो अब आपको बताना है उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, 16 से गुणा 2 कर देंगे, 32 गुना हो जाएगा, 32 सेकेंड हो जाएगा, वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें देखना रहेगा कि इसका संबंध इस फॉर्मूले के साथ कैसा है। ठीक है, अब एल है अंडर रूट में, एल किस में है, अंडर रूट में है, और यहाँ पर हमें जी से कोई लेना देना नहीं है, इस जी का कोई काम नहीं है, ना ही 2 पाई का कोई काम है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि टी का जो संबंध सीधा है अंडर रूट एल के साथ। जितना अंडर रूट एल बढ़ेगा उतना ही टी बढ़ेगा, जितना अंडर रूट एल घटेगा उतना ही टी घटेगा। तो अंडर रूट एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लंबाई को कितना कर दिया है, 16 मीटर कर दिया है, तो अंडर रूट एल की जगह हमने क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 क्या आया, 4 या सेकंड में आया नहीं, आपने जिस फैक्टर में इसको बढ़ाया है वह उसी फैक्टर में आएगा। रस्सी की लंबाई आपने 16 गुना की है, हमने यहाँ पर समझने के लिए 16 मीटर जरूर लिखा है, लेकिन आपने की कितनी है, 16 गुना की है, क्योंकि प्रश्न में आपको 16 गुना बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि 16 मीटर बढ़ाई गई है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है गुणा की, कितना गुना बढ़ाया आपने, 16 गुना बढ़ाया है, और 16 गुना बढ़ाया, इसका मतलब टी बराबर कितने गुना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 16 जब बाहर आएगा तो 4 लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हमने समझने के लिए माना था कि 1 मीटर रस्सी की लंबाई थी और आवर्तकाल उस समय था 2 सेकेंड, और जब हमने इसकी लंबाई को 16 गुना किया तो आवर्तकाल कितना होगा, तो हमें पता हो गया है कि आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 2 सेकेंड का 4 गुना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है 8 सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार इस लोलक का जो आवर्तकाल रहेगा वह कितना हो जाएगा, वह 8 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक थ्योरी निकाल ली है। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है कि रस्सी की लंबाई n गुना बढ़ाई जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अंडर रूट n गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक थ्योरी को देखा है जिसके अनुसार हम रस्सी की लंबाई के गुणे के हिसाब से हम उसके आवर्तकाल को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपको बोलता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 मीटर रस्सी की लंबाई वाले पेंडुलम का आवर्तकाल 6 सेकंड था। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, पेंडुलम की बात कर रहा है। ठीक है, और पेंडुलम की जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 मीटर की रस्सी की लंबाई वाले एक पेंडुलम को लिया है जिसका आवर्तकाल कितना है, 6 सेकंड है। यदि रस्सी की लंबाई को बढ़ाकर 12 मीटर कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आपसे बोल रहा है कि पहले पेंडुलम की रस्सी की लंबाई 3 मीटर थी तो उसका आवर्तकाल कितना था, 6 सेकंड था।
6t लिख दिया हमने, क्या 6t, टी का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड अर्थात सेकेंड है, ठीक है। यहीं आपको बोल दिया गया कि अब उसकी लंबाई बढ़ाकर कुछ इस प्रकार से कर दी गई है 12 मीटर। तब आपसे t बराबर पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसमें हमने ये पूछा था, जिसमें हमने ये समझा था कि ये देखो, ये रस्सी की लंबाई n गुना किया जाए तो आवर्तकाल अंडर रूट n गुना हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लगाएंगे। अब जैसे पहले रस्सी की लंबाई थी 3 मीटर, अब रस्सी की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर। 12 3 का कितना मीटर हो गया, तो 12 3 का 4, सॉरी कितना गुना हो गया, तो 12 3 का 4 गुना हो गया। कैसे देखेंगे हम, जैसे 12 का भाग दिया, 12 में भाग दिया हमने 3 का, तो इसको जब हमने काटा तो कितना आया, 4 आ गया। तो कुल मिलाकर आपने रस्सी की लंबाई को कितना बढ़ाया, 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। जो 12 है 3 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो इस 4 गुने को आप किस में रखेंगे, तो अभी हमने थ्योरी देखी कि रस्सी की लंबाई को n गुना किया जाए, n गुना, तो आवर्तकाल अंडर रूट n गुना हो जाएगा। तो हमने कितना गुना किया है, 4 गुना, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 गुना हो जाएगा। अंडर रूट 4 का मतलब कितना, 2 गुना, ठीक है। पहले आवर्तकाल कितना था, 6 सेकेंड था, और कितना गुना बढ़ाना हमें, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 सेकेंड इसका आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको। सवाल कहता है कि 3 मीटर रस्सी की लंबाई वाले पेंडुलम का आवर्तकाल 6 सेकंड था। यदि लंबाई बढ़ाकर 12 मीटर कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है। तो हमें यह देखना रहेगा कि रस्सी की लंबाई कितना गुना बढ़ी, बड़ी तो है लेकिन कितना गुना बढ़ी, तो वो देखा हमने। तो हमने देखा कि पहले थी 3 मीटर, अब है 12 मीटर, तो 12 3 का कितना गुना हो गया, तो 12 3 का 4 गुना हो गया। और हमारी थ्योरी कहती है कि किसी भी पेंडुलम की रस्सी की लंबाई को n गुना बढ़ाया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, अंडर रूट n गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले जो थी 3 थी, बाद में 12 हुई, अर्थात 4 गुना बढ़ी। तो 4 गुना को हम अंडर रूट 4 लिखेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना भी गुना बोले, जितना भी गुना बोलेगा उसको हमें अंडर रूट में रखना है। अंडर रूट 5 गुना, अंडर रूट 16 गुना, अंडर रूट 64 गुना, जितना भी बोलेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमें अंडर रूट में रखना है। उसका जो भी बाहर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, उतना गुना आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरी को याद रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आवर्तकाल देखिए, जैसे जो लंबाई है वो कितना गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, तो उसे हमने अंडर रूट 4 रखा, तो बाहर निकल के आया 2। ये 2 क्या है, दो यहाँ पर गुणा है जो आपको बताता है कि जो लोलक का आवर्तकाल है वह भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले आवर्तकाल 6 सेकंड था, तो 6 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेकंड हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। आगे हम देखेंगे स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। तो अभी हमने देखा ये रस्सी वाले लोलक का आवर्तकाल, अब हम देखेंगे स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई, यहाँ पर ये स्प्रिंग वाला कोई लोलक है, ठीक है, और इसी के आवर्तकाल की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, जहाँ m बराबर आपको दिखाता है मास और k आपको दिखाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। हमें इनका किसी का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है यहाँ पर मास का, अर्थात द्रव्यमान का। आपसे पूछेगा कि स्प्रिंग वाले लोलक का क्या घटक बढ़ाया जाए कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाए, ठीक है। तो हमें पता है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब यदि किसी स्प्रिंग वाले लोलक का मास बढ़ाया गया तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और मास घटाया जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो लोलक के हैं 2 सवाल बनते हैं, 2 सवाल बनते हैं किसके, लोलक के। एक तो रस्सी वाला लोलक, अगर रस्सी वाला लोलक से सवाल आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए रस्सी वाला लोलक। वहीं दूसरा हो जाएगा स्प्रिंग वाला लोलक, स्प्रिंग वाला लोलक, ठीक है। 2 टाइप से सवाल पूछेगा। अब स्प्रिंग वाला लोलक और रस्सी वाला लोलक में क्या अंतर रहेगा, देखिए रस्सी वाला जो लोलक है इसमें जब तक आपको लंबाई बढ़ाई ना जाए या लंबाई घटाई ना जाए, ठीक है, जब तक ये दोनों फैक्टर में चेंज नहीं होगा तब तक आवर्तकाल में भी चेंज नहीं होगा, जब तक इन दोनों में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि केवल लंबाई बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी
या लंबाई घटेगी तो ही आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। जैसे रस्सी वाले लोलक में अगर आप मास बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही अगर आप बोल दें कि रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई, हाँ तो ठीक है, तो लंबाई बढ़ जाएगी क्योंकि हमें कोरिलेशन उनके पता है। वही अगर आपसे बोला जाए कि रस्सी की लंबाई कम कर दी जाए, हाँ तो ठीक है, तो लंबाई के कम होने के साथ साथ जो आवर्तकाल है वो भी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको इतना कहना चाह रहे हैं कि रस्सी वाला जो लोलक रहेगा उसमें आवर्तकाल का प्रभाव केवल और केवल यहाँ पर रस्सी की लंबाई बढ़ने या घटने के साथ हो सकता है। यहाँ पर अगर ये दोनों काम नहीं हो रहा है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि रस्सी की लंबाई में एल के बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है और एल के घटने पर आवर्तकाल घटता है। एम अर्थात मास के बढ़ने या घटने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए स्प्रिंग वाले लोलक की, तो स्प्रिंग वाले लोलक में लोलक की लंबाई बढ़ाई तो टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वहीं अगर लंबाई घटाई तो भी टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, एम बढ़ाया तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा और एम अगर घटाया अर्थात द्रव्यमान घटाया तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका रिलेशन पता है। कैसा, ये देखिए, अभी देखा हमने टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, किसमें, स्प्रिंग वाले लोलक में। एम के बढ़ने से टी बढ़ेगा, किसका, स्प्रिंग वाले का, और एम के घटने से भी टी घटेगा। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ओनली फॉर स्प्रिंग वाले लोलक के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग वाले लोलक में लंबाई के बढ़ने या घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके बढ़ने से होता है, एम के बढ़ने या एम के घटने से प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा था लोलक, रस्सी वाला लोलक, इसकी लंबाई का इफेक्ट, इसके लंबाई के कम होने बढ़ने का घटक का इफेक्ट, इसके जी का घटक अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बढ़ने या कम होने का प्रभाव देखा था। वही हमने अब देखा स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, जिसमें हमने देखा कि स्प्रिंग वाले लोलक में केवल और केवल द्रव्यमान पर आवर्तकाल निर्भर करता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम सेकेंडी लोलक, सेकेंडी पेंडुलम। तो सेकेंडी लोलक क्या होता है, आइए समझते हैं। सेकेंडी लोलक हम उस लोलक को कहते हैं, सेकेंडी लोलक हम उस लोलक को कहते हैं जिसकी रस्सी की लंबाई, जिसमें रस्सी की लंबाई कितनी रहेगी, तो रस्सी की लंबाई रहेगी 99.3 सेंटीमीटर, जो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर रहेगा, यह रहेगा 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर के बराबर, ठीक है। तो सेकेंडरी लोलक हम उस लोलक को कहते हैं जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो और उसका आवर्तकाल कितना हो, आवर्तकाल उसका 2 सेकंड रहे। तो हम इस प्रकार के लोलक को सेकेंडरी लोलक कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको सवाल पूछ सकता है कि सेकेंडरी लोलक की रस्सी की लंबाई, पूछ सकता है क्या, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है कि सेकेंडरी लोलक की रस्सी की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है और उसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना है, जिसमें हमने लोलक, जो रस्सी वाला, स्प्रिंग वाला, दोनों के आवर्तकाल का प्रभाव, उनकी कुछ शर्तें और शर्तों पर आधारित कुछ सवालों को समझा। आगे की क्लास में यानी कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जहां हम गुरुत्वाकर्षण बल का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और आपको जीरो से लेकर के हीरो तक के सभी टर्म्स और जितनी भी विशेषताएं, जितने भी शर्तें हैं, सभी को समझाया जाएगा। हमारी जो वीडियोज हैं, हमारी जो क्लासेस हैं, मध्य प्रदेश या इंडिया दोनों में ही जो सारे के सारे वनडे एग्जाम हैं, उन सभी वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।